In today's lecture, we are going to discuss fundamentals of the World Wide Web and the Internet and other basic concepts regarding different technologies being used in the network or Internet. First concept in this is network. So what is a network? Network is collection of communication devices. Now what does we mean by communication devices? Our mobile phone is a communication device. Our computer is a communication device. Modern printers are communication devices. We have Wingle devices, those are also communication devices. Similarly, we have hubs, the router that PTCL or other company have installed in our home. It's a device. So basically यहाँ पर नेटवर्क हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस है. यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर्स की कलेक्शन एक नेटवर्क है. कम्युनिकेशन डिवाइसेस की कलेक्शन जो है वो नेटवर्क है. जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कोई प्रिंटर है, आपके पास कोई विंगल डिवाइस है, आपके घर में जो राउटर लगा है, जो डिवाइस लगी है, लैपटॉप है, इन सारों को आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस कह सकते हैं. लेकिन कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने अलग-अलग इनको किसी जगह पर प्लेस किया हुआ तो ये नेटवर्क है. कलेक्शन का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रही हैं, ये एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रही हैं या मैसेज शेयर कर रही हैं. बेसिक पर्पस क्या नेटवर्क का? द बेसिक पर्पस ऑफ नेटवर्क इज़ टू शेयर द रिसोर्सेस. नाउ व्हाट आर द रिसोर्सेस? हार्डवेयर डिवाइस एक रिसोर्स है, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक रिसोर्स है, data and information are resources. Let's take a look at examples that how hardware is a resource. अक्सर आप लोगों में से यूज़ भी कर रहे होंगे और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी है कि हमारे पास गूगल ड्राइव है. अगर हमने अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर करना तो हमारे पास गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, mega.nz है. ये सारे के सारे हमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं. अब डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए वो क्या यूज़ कर रहे हैं? कोई ना कोई हार्डवेयर डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे, कोई ना कोई हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे होंगे. नो डाउट दे हैव सर्वर्स, बट दियर सर्वर्स विल बी कंटेनिंग डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स ऑफ लार्जर कैपेसिटीज़. तो हार्डवेयर डिवाइस क्या है? रिसोर्स. तो जब हम गूगल ड्राइव पे अकाउंट बना लेते हैं, हम एक्चुअली उनकी हार्डवेयर डिवाइस को शेयर कर रहे होते हैं, उस पर हम अपना डाटा प्लेस कर रहे होते हैं. अब ऐसा नहीं होता कि जब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क ही हमें प्रोवाइड कर देते हैं. लेट्स सपोज दे हैव ए हार्ड डिस्क ऑफ अराउंड 500 GB. तो हम अकेले ही नहीं उसको यूज़ कर रहे होंगे, और भी दुनिया में कई लोग होंगे जिन्होंने उस पर अकाउंट बनाया होगा, वो भी उस हार्डवेयर डिवाइस को शेयर कर रहे होंगे. सॉफ्टवेयर हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं? एट डिफरेंट टाइम्स वी गो टू द इंटरनेट एंड टाइप आउट द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर वी वांट टू डाउनलोड. जस्ट लाइक आई गो टू इंटरनेट एंड आई टाइप VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड. तो ये मेरे पास एक वेबसाइट आई है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा. जब ये डाउनलोड होगा तो ये एक्चुअली हार्ड डिस्क ड्राइव पर स्टोर हो जाएगा. तो ये एक्चुअली क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो रही है. इसी तरह आपके पास फाइल हिप्पो वेबसाइट है, आप यहाँ से जितने मर्जी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, एंटीवायरस, टॉरेंट, यूट्यूब डाउनलोडर, क्रोम, जितने मर्जी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप इन सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं. इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, आप भी फेसबुक यूज़ करते हैं. फेसबुक बजाते खुद क्या एक वेबसाइट तो है, वेब एप्लीकेशन तो है, लेकिन वेब एप्लीकेशन की सुपर कैटेगरी क्या? सॉफ्टवेयर. तो आप कह सकते हैं कि फेसबुक इज़ अ सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन दैट इज़ बीइंग शेयर्ड टू यूज़र्स. हम हर एक को वो अलग अलग कॉपी फेसबुक की नहीं उन्होंने बना के दी,
हम जस्ट facebook.com टाइप करते हैं, हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाता है, एंड दैट इंटरफेस बिलोंग्स टू ए सॉफ्टवेयर. सो वी आर शेयरिंग सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन. अब हम डाटा कैसे शेयर करते हैं? ईमेल के थ्रू. हम इंटरनेट पे कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हैं, हमें उसकी डिटेल्स नज़र आ जाती हैं, इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाती है. तो डाटा और इन्फॉर्मेशन भी किसके थ्रू शेयर हो रहा है? नेटवर्क के थ्रू. हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करते हैं, उनके थ्रू वीडियोस हम शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे हम ये चीज़ें शेयर करते हैं. तो ये बेसिक पर्पज़ है. तो आप कह सकते हैं कि नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस which are connected together to share resources. So these resources are hardware, software and data and information. नेटवर्क की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द. इट इज़ यूज्ड इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, इन हॉस्पिटल्स. लेकिन नेटवर्क की जो सबसे सुपर एग्जांपल जो हर कोई यूज़ कर रहा है, एंड दैट इज़ द इंटरनेट. So what is internet? The internet is a worldwide collection of networks that links millions of business, government, agencies, educational institutions and individuals. So आप कह सकते हैं कि एक नेटवर्क जो है वो एक रूम में भी हो सकता है, वो एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, वो एक सिटी में भी हो सकता है. बट द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. यानी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हम उनको कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसे हम इंटरनेट कहते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी फाइंड ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट पे हमें बिजनेसेस मिलते हैं, जैसे अमेज़ॉन. अमेज़ॉन इटसेल्फ इज डूइंग बिजनेस. Daraz itself doing business. तो इंटरनेट पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं. ये तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, इसके अलावा और भी बिजनेसेस हैं, जैसे होंडा गाड़ियों की कंपनी, टोयोटा बाइक्स. गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट नज़र आ रही. इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट्स हैं. हॉस्पिटल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स नज़र आती हैं. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं. उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं. वासा की वेबसाइट है, PTCL की वेबसाइट है. फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. और उसके अलावा इंडिविजुअल्स कैन मेक देयर ओन वेबसाइट्स. यानी अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं या आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप खुद से भी कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने का शौक़ है या रिसर्च करने का शौक़ है, तो आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. आपको मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्ट है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहें कि नए मोबाइल फ़ोन्स कौन से आ रहे हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनमें प्लस पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो आप उसके लिए ख़ुद से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. ये जो डिफरेंट स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं, ये अपनी पर्सनल वेबसाइट्स क्रिएट करवाते हैं. उस पर अपनी ऑडियोग्राफी इन्होंने प्लेस की होती है, अपनी जर्नी प्लेस की होती है, अपनी एल्बम्स के बारे में डिटेल दी होती है. और अगर आप कोई कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. सो इंटरनेट कैन हैव वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड दीज नेटवर्क्स कुड बी रनिंग इन ए बिजनेस, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स आल्सो. अब हम देखते हैं कि इंटरनेट स्टार्ट कैसे. व्हाट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट स्टार्टेड फ्रॉम ARPANET, लाइक वी डिस्कस इन कंप्यूटर हिस्ट्री. ARPANET का बेसिक गोल क्या था?
डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने आरपानेट क्रिएट की थी अपने ट्रूप्स को मैसेजेस सेंड करने के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। लेकिन आरपानेट की जो इम्प्लीमेंटेशन नज़र आई थी वो हमें 1969 में नज़र आई थी। सेकंड जो मेन चीज़ एवोल्यूशन इंटरनेट में आती है आरपानेट के बाद कि आरपानेट में इंडिविजुअल कंप्यूटर्स लिंक आउट हो गए 1984 में। उसके बाद टाइमलाइन में 1986 में NSF इंक्लूड होती है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। यानी आरपानेट जो मेन थी वो सबसे पहले तो मिलिट्री पर्पस के लिए थी 1969 में। 1969 के बाद some other individual computers also joined. In 1986, National Science Foundation connected its own network to the ARPANET. In 1995, NSF terminates its network on the internet and resumes status as a research network. 1996, Internet 2. And today the internet, we are having millions and millions of computers connected together. So this is the basic history of the internet. अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट पे जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर मेंटेनिंग इट्स ओन नेटवर्क। यानी पूरी इंटरनेट को कोई एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं कर रही। पूरी इंटरनेट जो डिफरेंट सब नेटवर्क से बनी है, हर नेटवर्क को हर ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कंट्रोल करी। जैसे PTCL का जो नेटवर्क है उसको PTCL खुद ही कंट्रोल कर रहा है। इस तरह बैंक्स का जो नेटवर्क है उनको बैंक्स खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। फिर इसी तरह अगर आपने एक या दो वेबसाइट्स बनाई हैं तो आप अपनी वेबसाइट्स को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं? W3C की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। W3C हैज़ इशूड certain number of guidelines and certain number of standards that we have to follow to maintain our network or our websites. अब लास्ट स्लाइड में हमने एक टर्म देखी थी इंटरनेट 2। नाउ व्हाट इज इंटरनेट 2? Internet 2 basically connected more than 200 universities and 115 companies via high-speed private network. Private network is a secure network that is not shared between different users. It is dedicated to the companies, so it's secure. So this was the Internet 2. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट ग्रो किस तरह की। सबसे पहले केबल इंटरनेट सर्विसेज थी, उसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फिर फाइबर टू द प्रेमिसेस, फिर फिक्स्ड वायरलेस, फिर सेलुलर रेडियो ये जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, फिर वाईफाई और अब एडवांस स्टेज में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। तो ये बेसिकली मीडियम्स हैं जो एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट में यूज़ हुए। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है एक्सेस प्रोवाइडर। An access provider is a business that provides individuals and organizations access to the internet free or for a fee. Access provider बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब ये इंटरनेट की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और फ़ी भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PTCL है। PTCL आपको टेलीफोन के साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। वाई ट्राइब है, Neatel है, मोबाइल फ़ोन की जितनी कंपनीज हैं जो आपको 4G प्रोवाइड कर रही हैं, 3G प्रोवाइड कर रही हैं, ये भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं और इसके लिए चार्ज करती हैं। आपको पैकेज करवाना पड़ता है, आप पैकेज नहीं करवाते तो आपका बैलेंस कट आउट होता है। तो इनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, ISP भी कह देते हैं, एक्सेस प्रोवाइडर कहते हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है रीजनल ISPs,
जो किसी स्पेसिफिक एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेशनल आईएसपीज आ जाते हैं जो पूरी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल आईएसपीज भी हैं। अब आईएसपी जो है वो आपको वायर्ड इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और वायरलेस इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स यू वायरलेस फैसिलिटी, जैसे जैज़ कंपनी है, यूफोन है, या आप वाई ट्राइब यूज़ करते हैं, या आप जोंग का विंगल परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सारी कंपनीज आपको क्या प्रोवाइड करती हैं? वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। आप उसको मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस करें, आप उस विंगल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें, आप वायरलेसली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ए केबल। बट व्हाट यू विल नीड ए वायरलेस मॉडेम। नो, व्हाट इज़ वायरलेस मॉडेम? जब आप जोंग की इंटरनेट डिवाइस परचेज़ करते हैं, वो डिवाइस एक्चुअली क्या है? वायरलेस मॉडेम है। आप उसको चार्ज करते हैं अपनी पॉकेट में रख के, कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, आपको उसमें वायर प्लेस नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो वायरलेस सिग्नल्स पे वर्क करती है। तो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वायरलेस मॉडेम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आईपी एड्रेस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। An IP address is a number that uniquely identifies each computer or device connected to the internet. अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। हम अक्सर टर्म यूज़ करते हैं मोबाइल नेटवर्क, यानी सेलुलर फोन्स हैं। हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेलुलर फोन्स? फ्रॉम द नंबर। जैसे आपने अगर किसी अपने दोस्त को कॉल करनी है, तो आपको कॉल करने के लिए उसका सेल नंबर या मोबाइल नंबर चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि हर सेल नंबर जो है वो आपके दोस्त को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करता है। यानी मोबाइल नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम सेल नंबर यूज़ करते हैं। यानी ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम सेल नंबर प्रोवाइड किए बगैर कॉल डायल कर लें। सो आप कह सकते हैं कि हर सिम कार्ड का कोई ना कोई एड्रेस है, और वो एड्रेस क्या है? सेल नंबर है। इसी तरह इंटरनेट पर जब हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, हम एक कंप्यूटर को दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बाय यूजिंग द आईपी एड्रेस। सो दैट्स व्हाई एन आईपी एड्रेस इज ए नंबर that uniquely identifies each computer or device connected to the internet. It means जिस भी डिवाइस को इंटरनेट पर कनेक्ट करना है, आपको उसके लिए आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है। सो आईपी एड्रेस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द इंटरनेट। टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस एग्जिस्ट। वन इज द स्टैटिक आईपी and other is the dynamic IP. As the name suggests, static IP always remain the same, while dynamic IPs change over time. For example, I have a computer and I have connected it to the internet. As soon as I will connect it to the internet, I will be assigned an IP address. अब जैसे ही मैं कंप्यूटर कनेक्ट करूँगा इंटरनेट से, मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन होगा। मैंने अपनी वर्क की और 1 या 1.5 घंटे के बाद मैंने अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया, इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर दिया, इंटरनेट डिवाइस ऑफ कर दी। अब जब मैं दोबारा इंटरनेट डिवाइस ऑन करूँगा, आई विल बी गिवन ए डिफरेंट आईपी एड्रेस। दिस इज नोन एज डायनेमिक इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी। स्टैटिक आईपी क्या है? इसको डेडिकेटेड आईपी भी कहते हैं। यानी आपको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दे दिया जाए और इसके चार्जेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के नंबर्स हैं ना, मोबाइल फ़ोन नंबर्स हमारे सारे स्टैटिक हैं। हम सिम कार्ड परचेज़ करते हैं, सिम कार्ड का कोई फ़ोन नंबर होता है और वो फ़ोन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे हमारा मोबाइल ऑफ हो, चाहे ऑन हो, चाहे हम मोबाइल रीस्टार्ट कर लें, हमारा वो फ़ोन नंबर हमेशा सेम रहता है। सो दैट्स ए
स्टैटिक आईपी। लेकिन जो हम घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं दैट यूज़ डायनेमिक आईपी। आईपी में दो और टर्म्स आती हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, एक IPv4 एंड सेकंड वन इज़ IPv6। इसको आपने इंटरनेट पर फाइंड आउट करना है। ये एक आपका टास्क है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 and IPv6. Currently we are using IPv4 scheme। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आईपी एड्रेस हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं ना, अपने कनेक्शन पे जाइए, उसके स्टेटस पे जाएं, यहाँ से हम आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं खुद से। लेकिन अगर हमने आईपी एड्रेस को व्यू करना तो ये डिटेल्स में चले जाएं। यहाँ पर आपको ये एड्रेस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। और जैसे मैंने कहा था कि हम करंटली IPv4 यूज़ करें, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर IPv4 लिखा। तो याद रखने की बात यहाँ पर ये है कि किसी भी कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें एक एड्रेस की ज़रूरत होती है और उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। सेकंड, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डोमेन नेम। व्हाट इज़ ए डोमेन नेम? मैंने आपको बताया, जैसे हमने ये वेबसाइट ओपन की amazon.com, तो ये जो वर्ड अमेज़ॉन है इट इज़ ए डोमेन नेम। दराज, इट इज़ ए डोमेन नेम। ठीक है जी, ये बेसिकली डोमेन नेम की डेफिनेशन है। सो यू कैन से दैट ए डोमेन नेम इज़ ए टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ए डोमेन नेम इज़ द टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं। हम किसी भी फ़ोन नंबर को याद नहीं रखते, हर फ़ोन नंबर को किसी कॉन्टैक्ट में सेव कर लेते हैं और हर कॉन्टैक्ट का एक नाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि उस फ़ोन नंबर का जो टेक्स्ट वर्जन है वो हमारा कॉन्टैक्ट है। इसी तरह दुनिया जहान में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो किसी ना किसी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, और वो एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस की टेक्स्ट वर्जन क्या है, डोमेन नेम। अब इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आईपी एड्रेस होता किस तरह से है और हम डोमेन नेम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस में 4 पोर्शन होते हैं। IPv4 में 4 नंबर्स होते हैं, पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन जो होता है उसमें 0 से 255 तक नंबर्स आते हैं, फिर आता है एक डॉट। फिर सेकंड पोर्शन में फिर 0 से 255, फिर डॉट। थर्ड में अगेन द सेम, फिर फोर्थ में अगेन द सेम। ये आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है। सो अब अगर आप नोट करें 192.168.1.3, तो ये क्या है, IPv4 एड्रेस। इसी तरह 127.0.0.1 IPv4 एड्रेस। इसी तरह 156.62.2.254 अगेन आईपी एड्रेस। इस तरह 111.121.212.234.1. Is this a valid IP address? The answer is no, because IPv4 address has 4 portions and it has 5 portions. So it's an invalid address. It is not a valid IP address. Let me put a cross around it. Is it valid? The answer is no. Although it has 4 portions, but the number written in the last part is 256 and the range
we are given is 0 to 255. It means that we can use any number between 0 and 255, but we can't use number greater than 255. Now, is this a valid IP address -4.3.2.3.1? No, because we can't use a negative number as an IP address. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि डोमेन नेम या टेक्स्ट वर्जन ही हमें क्यों चाहिए। हमारे मोबाइल फ़ोन में 400, 500, 600 कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। क्या हम हर फ़ोन नंबर को याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हर फ़ोन नंबर को किसी नेम से सेव कर लेते हैं कॉन्टैक्ट में, और जब भी हमें फ़ोन नंबर डायल करना पड़े हम एक्चुअली उस नेम को यूज़ करते हैं। इसी तरह दुनिया जहान में जितने कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और जो भी कंप्यूटर इंटरनेट पे कनेक्टेड है हर एक का कोई ना कोई एड्रेस है। अब इस एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते, तो हमारी आसानी के लिए डोमेन नेम बना कि हम उस एड्रेस को या आईपी एड्रेस को याद ना रखें, बल्कि उसके अगेंस्ट जो नेम है उसको हम याद रख लें। सो दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टर्मिनोलॉजी ऑफ डोमेन नेम. Now you might ask whether the computers on the internet have static IP or dynamic IPs. इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो स्टैटिक आईपी को यूज़ करती हैं, और जो हम इंटरनेट यूज़र्स हैं हम लोग डायनेमिक आईपीज़ को यूज़ करते हैं। क्यों? ऑब्वियसली हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम स्टैटिक आईपी के लिए पे कर सकें, सो हम डायनेमिक आईपीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो स्टैटिक आईपी को यूज़ करती हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर वो भी डायनेमिक आईपी को यूज़ करने लग पड़े तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमने फ़लाँ कंपनी की वेबसाइट ओपन करनी है तो कैसे करनी है, हमें इसका तो आइडिया ही नहीं होगा। इसलिए हर कंपनी जो है वो स्टैटिक आईपी को यूज़ करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये टेक्स्ट वर्जन और आईपी एड्रेस मैप किस तरह से होते हैं। मोबाइल फ़ोन में तो हम कॉन्टैक्ट की ऐप में मोबाइल फ़ोन नंबर स्टोर कर लेते हैं, वो मैपिंग हो जाती। लेकिन डोमेन नेम, टेक्स्ट वर्जन और आईपी एड्रेस कैसे मैप होता है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये draz.pk या कोई भी वेबसाइट है। लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ abcdef.com, ये वेबसाइट, ये डोमेन नेम है इसका। ये है जी, हम इसको कह देते हैं कि यूज़र। अब ये जो abcdef वेबसाइट है इसका डाटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पर या किसी ना किसी कंप्यूटर पर एग्जिस्ट करेगा। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज उसका IP है 156.62.5.2, और ये IP जो है ये स्टैटिक है। यानी इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का IP एड्रेस जो है वो आपके सामने 156.62.5.2 है, और इस कंप्यूटर पे एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है abcdef.com। अब अगर हमने इस वेबसाइट को यूज़ करना है या इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करते हैं? abcdef.com लिख के, तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। मोबाइल फ़ोन्स में भी हम ऐसा ही करते हैं कि हमें जिस कॉन्टैक्ट को फ़ोन करना है हम उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उस पर डायल कर देते हैं। वहाँ पर तो कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर एक जगह पर स्टोर है, वहाँ पर मैपिंग हुई है। लेकिन इंटरनेट पर ये मैपिंग कैसे हो रही है? यहाँ पर एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं DNS। DNS का बेसिक मीनिंग है डोमेन नेम सर्वर। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। अब एक्चुअली डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर के पास हर डोमेन नेम
और उसके IP एड्रेस का रिकॉर्ड होता है। अब डेफिनेशन देख रहे हैं, ए डोमेन नेम सर्वर ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम इनटू इट्स एसोसिएटेड IP एड्रेस। सो यू कैन से दैट इन a domain name system there will be a table or some record that will suggest that abcdef.com is equal to 156.62.5.2। दोबारा इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। कोई ना कोई सिस्टम है या सर्वर है जिसके पास तमाम वेबसाइट्स और वो वेबसाइट्स जिस कंप्यूटर पे पड़ी हैं उनके IP एड्रेसेस मौजूद हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले हम DNS के पास जाते हैं। We wrote abcdef.com, the control went to DNS. From DNS it translated the text version into IP version and then moved to the concerned IP address. दोबारा देख लें, यूज़र हम डायनेमिक IP यूज़ करते हैं। दुनिया जहान में जितनी भी वेब इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स की फॉर्म में। हर वेबसाइट का कोई ना कोई डाटा है, उसमें पिक्चर्स हैं, उसमें वेब पेजेस हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी कंप्यूटर्स पर पड़े हैं। उन कंप्यूटर्स को हम सर्वर कहते हैं। जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं हर एक का कोई IP एड्रेस है। तो जो बिजनेसेस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो स्टैटिक IP यूज़ करती हैं। स्टैटिक IP हमारे लिए याद रखने मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स के नेम याद रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम। सो डोमेन नेम इज़ टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन IP एड्रेस। जब भी हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी पड़ती है हम सिंपली उसका डोमेन लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, वो वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है। वो कैसे ओपन होती है, मैपिंग के थ्रू। किस चीज़ की मैपिंग, डोमेन नेम की और IP एड्रेस की। ये मैपिंग कौन करता है, DNS। सो जब भी एज ए यूज़र हम किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं हम सबसे पहले DNS के पास जाते हैं। DNS क्या करता है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस देखता और उसके अगेंस्ट जो IP एड्रेस है उसको निकालता और फिर हमें कंसर्न कंप्यूटर या IP एड्रेस से कम्युनिकेट करवा देता है। ये बेसिक प्रोसेस है DNS का। अब जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि जो कंपनीज़ हैं वो स्टैटिक IP यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं, ताकि हम एक दफ़ा ही DNS को अपडेट कर दें। अगर हर वेबसाइट डायनेमिक IP यूज़ करना शुरू कर दे तो बार बार DNS को भी अपडेट करना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क होगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि उसके अपडेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उस वेबसाइट को व्यू ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए वेबसाइट्स हमेशा स्टैटिक IP को यूज़ करती हैं। डोमेन नेम एक कॉन्सेप्ट आता है TLD। TLD का मीनिंग है टॉप लेवल डोमेन। जैसे ये .com, यहाँ पर आप देखें .com, इस तरह .pk, ये टॉप लेवल डोमेन्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स बेसिकली डिफाइन द टाइप ऑफ वेबसाइट। टॉप लेवल डोमेन वेबसाइट की टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे .biz फॉर बिजनेस, .com फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर बिजनेस, फॉर कंपनीज, .edu फॉर एजुकेशन, .gov गवर्नमेंट एजेंसीज, .info फॉर इंफॉर्मेशन, .net नेटवर्क प्रोवाइडर्स, .org ऑर्गेनाइजेशंस, .pro प्रोफेशनल्स। तो ये कुछ कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बाज़ टॉप लेवल डोमेन्स कंट्री स्पेसिफिक भी हैं, जैसे .pk, .au लिखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ google.ca, तो आपके सामने गूगल का सर्वर ओपन होगा, लेकिन कौन सा सर्वर, कैनेडियन। लेकिन अगर मैं सिंपली गूगल लिखता हूँ तो यहाँ पर google.com.pk यानी पाकिस्तानी सर्वर ओपन होता है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है google.com.pk। सो गूगल इज़ डोमेन नेम, .com is the top level domain and .pk is specifying that it is Pakistan server।
इस तरह अगर मैं देखूँ google.nz, so this is basically NZ stand for New Zealand. ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो हमने टर्मिनोलॉजी लिखी www, इसका क्या मीनिंग है। मैं कोई सी भी वेबसाइट लिखता हूँ, मैं eBay लिखता हूँ, eBay को ओपन करता हूँ तो इसके साथ भी www लिखा आता है। मैं यहाँ पर toyota.com लिखता हूँ तो इसके साथ ये www लिखा था। इसका मीनिंग क्या है? www stands for the World Wide Web. You can simply call it a web. So www consists of worldwide collection of electronic documents or web pages. So you can say that www stands for World Wide Web, and World Wide Web contains collection of electronic documents that are present in the whole world. हमने इंटरनेट की डेफिनेशन भी यही की थी कि इंटरनेट में कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है वर्ल्ड वाइड। अब ये कंप्यूटर्स हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट क्यों किए? इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए मीडियम कौन सा यूज़ किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। So this is called the World Wide Web. Internet and the www are not the same. Internet is basically connection of computers that are present in the whole world. Now why these computers are connected? For the purpose of information sharing. In what format information exists? Information exists in electronic format, either text or image or video or audio, and this information is known as electronic documents. You can also say that electronic documents or the term web pages are the same. So World Wide Web is a collection of web pages that exist in the whole world. अब वेबसाइट क्या चीज़ है? collection of related web pages. Like we have daraz.pk. Now all the pages will be related to different products. You can say that electronic devices, electronic accessories, health and beauty, baby toys, grocery, home and lifestyle. तो दराज पीके पे जितने भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे किसी ना किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड ही होंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? daraz.pk इज़ ए वेबसाइट। और आपके सामने कोई भी, जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे एप्पल आईफोन्स ओपन करता हूँ, अब आपके सामने ये जो आ रहा है ये एक वेब पेज आ रहा है। ये आपके सामने जो है ये क्या है? एक वेब पेज है। और इसमें आपको देखें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्राइस क्या है, प्राइस की कंपैरिजन क्या है, न्यू डिवाइस कौन सी है। तो ये बेसिकली एक वेब पेज भी है और एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी है। दराज पीके में जितने भी वेब पेजेस होंगे वो सारे के सारे इससे रिलेटेड ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दराज पीके पे आपको मूवीज़ डाउनलोड करने के लिंक मिल जाए। अब ये बात हमने पहले भी की है वेब सर्वर के रिगार्डिंग। ए वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट डिलीवर्स रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। ये मैंने जैसे पहले बताया था कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका जो डाटा है वो डाटा किसी ना किसी कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, और वो कंप्यूटर क्या चीज़ है? वेब सर्वर। जो हमने प्रीवियस ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास कोई वेबसाइट है ABCDEF और उसका कोई स्टैटिक IP एड्रेस है, तो इसका मतलब क्या है कि ABCDEF वेबसाइट किसी एक कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करती है और वो कंप्यूटर बेसिकली क्या चीज़ है? कोई वेब सर्वर है। और इस वेब सर्वर पे abcdef.com के सारे वेब पेजेस पड़े हैं। तो आप सेकंड डेफिनेशन कर सकते हैं, ए वेब सर्वर कंटेन्स ऑल द वेब पेजेस रिलेटेड टू ए वेबसाइट। अब इंटरनेट या वेब पेजेस को ओपन करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। उस सॉफ्टवेयर को मैं कहता हूँ वेब ब्राउज़र और वेब क्लाइंट। ए वेब ब्राउज़र और क्लाइंट इज़ ए सॉफ्टवेयर, सॉरी मिस्टेकनली आई हैव रिटन इट एज ए कंप्यूटर। सो वेब क्लाइंट और वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट ए वेबसाइट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा
honda.com और एंटर प्रेस किया। अब बेसिकली मैंने एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट जो मैंने की किसके थ्रू की? ओपरा के थ्रू। ये ओपरा क्या चीज़ है? वेब ब्राउज़र है। तो अगर आप देखें ना कि ये इतने टाइम में क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा suzuki.com.pk, ये कुछ टाइम लेता है ट्रांसफ़र करने के लिए। ये टाइम क्यों ये यूज़ कर रहा है? क्योंकि इतनी देर में ये DNS से रिकॉर्ड गेट कर रहा है। DNS से रिकॉर्ड गेट कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है वेब 2.0। बाज़ वेबसाइट्स जो हैं वो सिंपली हमें इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती हैं लेकिन उसमें इंटरेक्शन की परमिशन नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स, तो ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब मैं इसको रीड कर सकता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता हूँ, लेकिन रीड करने के बाद मैं किसी और लिंक पे जा सकता हूँ। मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं दराज BK पे जाऊँ और यहाँ पर मैं कहूँ कि मुझे वो डिवाइसेस दिखाओ जिनकी रेटिंग 2 स्टार है, तो मुझे डिवाइसेस वही दिखाएगा जिनकी रेटिंग 2 स्टार। जैसे मैं अमेज़ॉन पे जाऊँ, मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे आप कंप्यूटर्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाओ और यहाँ पर मैं सर्च का बटन प्रेस कर दूँ, या आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फिल्टरिंग फीचर्स भी दे रहा है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मुझे ऐसी डिवाइसेस दिखाओ जो सिर्फ अंडर $25 हैं, तो अब यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो अंडर $25 ही होंगी। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो ऐसी वेबसाइट जो यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करती हैं उनको हम वेब 2.0 कहते हैं। सो वेब 2.0 रेफर्स टू ए वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड ए मीन्स फॉर यूज़र्स टू इंटरेक्ट। यानी जो भी वेबसाइट आपको यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगी उनको आप वेब 2.0 कह देंगे। और वो नेचुरली वेबसाइट्स नहीं होती, वो बल्कि वेब एप्लीकेशंस होती हैं। फेसबुक पे हमारे पास कौन कौन सी इंटरेक्शन है? हम पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट, लाइक, शेयर, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट। इंस्टाग्राम पे हम पिक्चर शेयरिंग कर सकते हैं, पिक्चर पे कमेंट कर सकते हैं। विकीपीडिया में हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम वीडियो सर्च कर सकते हैं, हम उसके बाद वीडियोस को सॉर्ट कर सकते हैं। हम अमेज़ॉन पे जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ये सारी इंटरेक्शन ही हमने किया। मैं यहाँ पर ब्रांड कह दूँ कि सिर्फ मुझे लॉगीटेक के दिखाएं, तो जितनी मेरे पास डिवाइसेस आएंगी वो सारी लॉगीटेक की ही होंगी। तो ये यूज़र इंटरेक्शन, इसी को ही हम बेसिकली कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को डिटेल में और उसकी एप्लीकेशंस को।